एक गांव की लड़की जिसको एक ही बार में कई लड़कों से मोहब्बत हो जाती, लेकिन इस नादान मोहब्बत का जो अंजाम होता है ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दिल दहला देने वाला केस पूरे हरियाणा जैसे शहर को हिला देता है। तो चलो जानते हैं इस खौफनाक केस के बारे में। आखिर क्यों एक लड़की को कई लड़कों के साथ मोहब्बत करने की लत लगी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे के पूरा रीजन। ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत में एक थाना लगाता है राई थाना, और ये कहानी इस थाना के अंतर्गत एक गांव की है, जिस गांव का नाम जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। मध्य प्रदेश में एक गांव होता है टिकम्बरगढ़, और इस गांव में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम होता है गंगाराम, और गंगाराम की शादी एक शोभा नाम की महिला से हो जाती है। और वहीं शोभा की पहले से किसी और के साथ शादी हो चुकी थी, जिसका पति वह मर चुका था, और उसके बाद शोभा की शादी गंगाराम से कर दी जाती है। और शोभा के पास एक छोटी सी लड़की होती है जो गंगाराम के पास ले आती है। और कुछ समय बाद गंगाराम और शोभा के दो बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। और वहीं बेटी का नाम होता है आस्था और बेटे का नाम होता है ऋतिक। दोनों बच्चों में 1 साल का गैप होता है और गंगाराम का परिवार बड़ा हो जाता है। एक बेटा और 2 बेटी होती हैं। और वहीं गंगाराम और शोभा को लगता है कि इस टिकमगढ़ में हम लोगों के लायक कोई काम नहीं है और हम लोगों का यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग कहीं और चलते हैं जहाँ पर काम धंधा मिले। और तब गंगाराम और शोभा अपने गाँव को टिकमगढ़ को छोड़ देती है और अपने राज्य को भी छोड़ देती हैं, पहुंच जाती हैं हरियाणा। और वहां पर एक जगह है सोनीपत, और इसी सोनीपत में एक थाना लगाता है राई थाना। और इसी थाने के पास में एक गांव है जहां पर गंगाराम का पूरा परिवार आता है, सिर्फ शोभा की पहली बेटी नीतू को छोड़कर। और उसको टिगम्बर में छोड़ करके उससे कहते हैं तुम दादा दादी के पास रहो और तुम उनकी सेवा करो, और तुम थोड़ी बड़ी और समझदार हो, और तुम परिवार वालों के साथ रहो। और इधर गंगाराम और शोभा दोनों काम ढूंढने के लिए चले जाते। और वहीं गंगाराम राजमिस्त्री का काम करने लगता है, और पत्नी शोभा उसको लगता है कि घर में रहने का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं अपने पति के साथ मेहनत मजदूरी में लग जाऊं। और गंगाराम जहां काम करता वहीं पर शोभा भी मजदूरी करने लगी, और परिवार की थोड़ी सी आमदनी बढ़ गई, और बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से होने लगा। और धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। 2021 में आए थे, 2023 आ गया, और वहीं लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। और अब ये लोग यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुके थे, अब अच्छा खासा घर भी चलने लगा था। यहाँ तक कि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोग इन लोगों को पहचानने भी लगे थे। इनको बच्चों से मालिक का अच्छा खासा लगाव भी हो चुका था, और यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत ही अच्छे खासे खुशहाली से ये लोग जीने लगे थे। अब 2023 आ गया था। बेटी नीतू जिसे ये लोग टिगम्बर में छोड़कर आए थे, शोभा को लगता है कि अब यहाँ पर बेटी को बुला लिया जाए। शोभा गंगाराम से कहती है कि अब यहाँ पर नीतू बेटी को बुला लेना चाहिए, वह घर का काम काज करेगी, मैं जाके बाहर मजदूरी कर लूंगी। गंगाराम को भी ये बातें ठीक लग रही थी, वो यहाँ पर रहेगी, हमारी थोड़ी मदद करेगी। उसके बाद फरवरी के महीने में गंगाराम और शोभा टिगमपुर में नीतू को लेने चले जाते हैं। उसके बाद फरवरी के महीने में गंगाराम और शोभा नीतू को लेने टिगमगढ़ से राई थाना के गांव में लेकर आ जाते हैं, और वह अब टिगमगढ़ से वहां आ जाती है। आने के बाद वह यहां पर रहने लगती है। बेटी अब 14 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसका नाम यहां पर स्कूल पे लिखा दिया जाता है, और वह डेली सुबह उठती है, नाश्ता बनाती, स्कूल चली जाती है। अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद जब दोपहर की छुट्टी हो जाती थी, हो जाने के बाद वह घर पर आती थी, खाना वगैरह बनाती थी। अब सारे लोग अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और अप्रैल का महीना आ जाता है। अब अप्रैल के महीने में नीतू जो है वह 6 क्लास से 7 क्लास में चली जाती है, और उसको कुछ किताबों की जरूरत होती है। इस अप्रैल को अपने पिताजी से कहती है, पापा मुझे कुछ बुक चाहिए, पढ़ाई करनी है, आप मुझे पैसा दे दीजिए या फिर आप खुद मुझे खरीद कर ला दीजिए। और जैसे ही यह बात पिता सुनता है तो पिता कहता है कि तुम कहाँ जाओगी बुक खरीदने, मैं खुद तुमको ला कर दे दूंगा, या फिर तुम्हारी माँ को पैसा दे दूंगा, वो तुमको बुक खरीद कर ला के दे देगी। और अब यह बात कहकर गंगाराम और शोभा दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। और अब यहाँ नीतू अकेले थी, और गंगाराम और शोभा दोनों राजमिस्त्री का काम करने लगते हैं। राजमिस्त्री करने के बाद शोभा अपने पति से कहती है, मेरा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं बुक खरीद लाऊं। अब इधर गंगाराम कहता है, ठीक है, लेकिन दोपहर तक घर आ जाना। और जब शोभा घर पहुंचती है और वह अपने कमरे में देखती है कि दोनों बच्चे हैं लेकिन नीतू गायब। इसके बाद वह छत पर जाती है
और छत पर जो कुछ भी देखती है और वह देखने के बाद उसकी न चाहते हुए भी चीख निकल जाती है। जो भयानक दृश्य उसके सामने था उसे देखने के बाद शायद किसी की भी चीख निकल जाती। शोभा का चीखते हुए आवाज सुनने के बाद मकान मालिक भगत सिंह और वह तुरंत छत पर आ जाता है और छत पर यह देखता है कि उसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहीं आसपास के पड़ोसी भी आकर इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल घर में जो नीतू थी वह छत पर बेहोश पड़ी हुई थी और वहां के सारे लोग उस लड़की को उठाते हैं और वहीं के पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जाने के बाद डॉक्टर चेक करता है और डॉक्टर बताता है कि नीतू मर चुकी है। और यह बात जैसे ही शोभा सुनती है तो शोभा भी फूट फूट कर रोने लगती है और उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अच्छी भली लड़की कैसे अचानक मर सकती है। और इधर जो गंगाराम राज मिस्त्री का काम करता था वह भागे भागे सीधा हॉस्पिटल में जाकर पहुंचता है। जैसे ही वह सब कुछ देखता है, यह सब कुछ देखकर गंगाराम भी हवास में रह गया और यहाँ पर गंगाराम और शोभा फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसी बीच किसी शख्स ने पुलिस को कॉल कर देता है और अब जो वहाँ का राय थाना होता है वहाँ पर कि जो पुलिस होते हैं वह भी हॉस्पिटल में मौके पर पहुँच जाते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं डॉक्टर से कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो डॉक्टर जवाब देते हैं कि हमारे पास एक लड़की को लाया गया है, उसको बता रहे थे कि यह बेहोश थे, लेकिन जब हमने चेक किया तो वह मर चुकी थी। पुलिस वाले लड़के के माता पिता से पूछने की कोशिश करते हैं और ना माँ उस हाल में थी कि कुछ बोल सके और ना ही पिता उस हाल में था कि कुछ बता सके, और दोनों दहाड़ मारकर रो रहे थे और वहाँ के जो आसपास के लोग होते उन्हें समझा रहे और जैसे तैसे करके उन लोगों को हिम्मत दे रहे थे। और अब पुलिस वाले भी पूछने की कोशिश करते हैं कि या तो आप लोग हमें बता दीजिए या फिर हम इस पे कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई का यह मतलब हुआ कि अगर इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या फिर किसी ने उसके साथ गलत किया है तो हम उसके ऊपर एक्शन लें। अगर किसी ने कत्ल किया है और हमें जानकारी दी जाए और हम उसके ऊपर कार्रवाई करें। और जब पुलिस वाले यह बात कहते हैं तो गंगाराम और शोभा कहते हैं कि हमें इस मामला में कोई कार्यवाही नहीं करना है, जिसको जाना था वो जा चुका है, बीमारी से गया या फिर किसी और की वजह से, इस बात पे मुझे कोई शिकायत नहीं करनी है। नहीं चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की वजह से बार बार थाने का चक्कर लगाएं। इधर हम मेहनत मजदूरी करते हैं और हमारे पास इतना वक्त ही नहीं हो। अगर हम थाने के चक्कर में पड़े तो मेरे इन दोनों बच्चों का क्या होगा और इनकी रोजी रोटी का इंतजाम कौन करेगा, इनका पेट कौन पालेगा। अब पुलिस वाले भी चुप हो जाते हैं और उनको लगता है कि चलो ठीक कह रहे हैं। और पुलिस वाले गंगाराम से कहते हैं कि अगर आपको इसके विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं करानी है तो आप मुझे लिखित दीजिए कि हमें किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई नहीं चाहिए और हमें इस लाश का पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। और गंगाराम और शोभा इस बात को बाकायदे लिखित देते हैं कि हमें इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करवानी, कि हम इस मामले से संतुष्ट हैं कि हमारी बेटी इस दुनिया में अब नहीं रही। सारी प्रक्रिया हो जाती है, अब बारी आती है लाश को ले जाने की। वहीं अस्पताल वाले इस लाश को पैक कर रहे थे, तो उसी पैकिंग के दौरान वहां पर जो डॉक्टर था उस डॉक्टर को इस लाश को देखकर ऐसा लगा कि शायद इस लड़की का मर्डर हुआ है और वहीं मर्डर से पहले इस लड़की का रेप भी हुआ है। जैसे ही डॉक्टर को इस बात का अंदाजा हुआ तो डॉक्टर ने पुलिस को बताई और वहीं पुलिस वाले भी इस बात को समझ चुके थे मामला जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। और डॉक्टर पुलिस वालों से यह कह रहा है कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, और इस लड़की का रेप भी हुआ है क्योंकि इस लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त हैं। और देखते ही देखते वहाँ पर मीडिया भी पहुँच जाती है और बाकायदा इस चीज को लाइव दिखाने लगती है। अलग अलग बात अलग अलग तरीके से बताने लगते हैं मीडिया वाले। और डॉक्टर को अंदेशा था कि इस लड़की का रेप और मर्डर दोनों हुआ है और यह बात मीडिया तक पहुंच जाती है। वो अब इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं। और अब वहीं पुलिस वालों को लग रहा था कि इस मामले को अगर यहीं पर रफा दफा करेंगे तो आगे चल के हम लोगों को भी बड़ी दिक्कत होगी। और वहीं पुलिस वाले कहते हैं कि परिवार वाले चाहे जितना लिखित दे, चाहे जितना कहें कि कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पुलिस वाले लाश को कब्जे में ले लेते हैं और इस पर कार्रवाई करनी होगी और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और वहीं 30 तारीख को पोस्टमार्टम होता है और 1 या 2 तारीख तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है। और वहीं पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में रेप की तो नहीं लेकिन मर्डर की पुष्टि हो जाती है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि लड़की का गला घोट कर हत्या किया गया है। अब ये मामला नेचुरल डेथ से करवट लेकर मर्डर तक पहुँचा है। परिवार वालों से पूछताछ की गई लेकिन परिवार वाले कोई भी जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि हमें किसी पर डाउट नहीं है और ना ही हमारी किसी से दुश्मनी है,
और वहीं जब पुलिस मकान मालिक से पूछता है तो मकान मालिक पूछताछ के दौरान बताता है कि इस घर में बाहर से कोई भी आता जाता नहीं है, सिवाय घर वाले आते जाते हैं। अब मकान मालिक ने बयान दे दिया था। अब पुलिस वालों को पूरी तरह से शक हो गया था और पुलिस वाले सोच रहे थे कि क्या हमें परिवार वालों से दूसरी तरह से पूछताछ करनी होगी। पुलिस वाले दूसरी तरह से पूछताछ करते हैं। वो लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। वह अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और पुलिस वालों को एक कहानी सुनाते हैं। और यह कहानी इतनी चौंका देने वाली है और इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली है, शायद आप भी सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल जो नीतू होती है उसके पिता की मौत पहले हो गई थी। शोभा और गंगा नाम ने दादा दादी के पास छोड़ दिए थे टीकमगढ़ में। गढ़ यानी मध्य प्रदेश में जब नीतू क्लास 6 में थी तब उसे अपने ही एक क्लास के लड़के से प्यार हो गया था। यानी कि मानिए उसकी उम्र महज 13 वर्ष की थी। जो उसके सौतेले दादा दादी थे उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब उनको पड़ोसियों ने आकर के बताया कि नीतू मोहल्ले के कई लड़कों से बात करती है, तो वह यह कहकर टाल दिए कि यह तो सिर्फ 13 साल की बच्ची तो है। यह कहकर बात को टाल दी। क्या ही करेगी। इसके बाद साल 2023 में नीतू को पानीपत में लाया गया और यहाँ पर भी नीतू अपने प्रेम प्रसंग को जारी रखती है और वह चुप चुप कर बातें करती थी, क्योंकि शोभा और गंगाराम दोनों ही काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। इसलिए नीतू हर दिन हर समय लड़के से बात करती रहती थी। और अचानक एक दिन नीतू की माँ देखती है कि वह किसी से बात कर रही और उसके पास एक मोबाइल भी है। और यह नीतू अपने माँ को सामने देखकर मोबाइल को तुरंत छुपा लेती है। शोभा को एक तरह से मानो कांटों का खून नहीं, उसकी बेटी महज 13 वर्ष की जो कि क्लास 6 में पढ़ती थी और किसी लड़के से बात कर रही थी। और माँ अपनी बेटी को बहुत मारती है और बहुत समझाती है और मारते पीटते तरह तरह से समझाती है और कहती है कि बेटी ये सब तुम्हारी उम्र करने की नहीं है, अभी तुम ये क्या कर रही हो। वह अपनी कसम भी देती है और नीतू से कहती है तुम कभी बात नहीं करोगी। और नीतू भी कहती है हाँ माँ, मैं अब किसी से कभी भी नहीं बात करूँगी। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है और थोड़े समय बाद शोभा फिर से देखती है कि वह किसी लड़के से बात कर रही है, वो भी दूसरे लड़के से बात। वह उसे फिर मारती है और फिर समझाती है। लेकिन यह घटना बार बार होने लगती है और वह कई लड़कों से बात करती है, तो कभी छत पे जाकर कभी बाथरूम में जाकर। मोबाइल भी ऐसी जगह छुपाती है कि जहां गंगाराम नहीं तो लेकिन शोभा जरूर मोबाइल को बार बार पकड़ लेती थी और बार बार मोबाइल को छोड़कर रख लेती थी। लेकिन नीतू फिर भी कहीं न कहीं से जुगाड़ करके मोबाइल ले लेती थी। और वहीं परिवार वालों का मानना है कि इसको शोभा ने करीब 50 बार पकड़ा है और यह हर बार यही कहा है कि अब मैं यह नहीं करूंगी, लेकिन वह करती है। और अब शोभा को यह लगता था कि अब यह मेरे बस की बात नहीं है। फिर शोभा ने गंगाराम को बताया और गंगाराम जब यह बात सुनता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वह उसे डांटता फटकारता और कहता ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और जैसे ही यह बात गंगाराम बोलता है तो फौरन नीतू पलटकर जवाब देती है कि तुम कौन होते हो, मेरा मन जो होगा वो मैं करूँगी, मुझे जिसके साथ रहना होगा उसके साथ रहूंगी। और इसी तरीके की जलील बातें करती है नीतू। और जो उसने बोला शायद मैं आपसे बता नहीं सकता। और अब यह बात लगातार होने लगती है और वह पड़ोसी के लड़के और स्कूल वाले लड़कों से बात भी करने लगती है और आपस में संबंध भी बनाने लगती है। और परिवार वाले बार बार समझाते हैं कि नीतू ऐसा मत किया करो और इसी बात पे झगड़ा होता रहता है डेली उन लोगों के घर पर। परंतु नीतू इस बात को क्या ही समझे, क्योंकि वह हवस की पुजारी हो चुकी थी। और नीतू इतना ज्यादा हवस की पुजारी की जब भी खाना खाते टाइम भी यह गंदी गंदी बातें लड़कों के अपने माता पिता के सामने करती। और ऐसे ही धीमे धीमे काफी वक्त गुजर गया और माँ बाप इतना ज्यादा सब्र करते करते उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती हैं और वो न चाहते हुए भी वह अपने बेटी के ऊपर यह कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये कदम नहीं उठाते उनकी समाज में इज्जत नहीं रह जाती और ये बेटी नीतू समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिला देती। अब आखिरकार 30 अप्रैल का दिन आ ही गया जिस दिन नीतू को मारने का प्लान किए और ऐसा प्लान किए कि जिससे हम लोग भी ना फंसे। उसके माँ बाप ने नीतू को मारने की प्लानिंग कर ली थी। और जब नीतू रात में सोने गई अपने कमरे में तो वह सुबह उठने से पहले माँ बाप ने जा कर के उसकी गला दबाकर मृत्यु कर दी। और कैसे किए, पिताजी ने उसके हाथ पैर दबाए और मम्मी उसकी उसके शरीर के ऊपर चढ़ के गला दबा के उसको मार दिया। और यही कहानी पुलिस वालों को सुनाते हैं और पुलिस वाले की
आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिर कैसे एक माँ बाप अपनी बेटी के ऊपर मजबूर होकर अपने ऊपर कत्ल का अंजाम स्वीकार कर लेते हैं कि मृत्यु कत्ल करना ही अपनी बेटी का अंजाम सही होगा, वरना हमारी समाज में इज्जत ही नहीं रह जाएगी। और ये कहानी जब जज के पास भी जाती है तो जज के भी आंखों में आंसू आ जाती है। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इस कहानी को एंडिंग होते होते कि मैं उन माँ बाप से और उन बच्चियों से यही कहना चाहता हूँ कि इन जो बेटी होती है ऐसा काम नहीं करे तो आप बेटर है। और बेटों को भी यही सलाह दूँगा कि आप किसी भी लड़की वगैरह के चक्कर में ना पड़े, तो आपके जीवन में और उसके जीवन में खुशहाली होगी, आपके परिवार भी सही से वर्क करेंगे, आप भी हो सकता है कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाओ। उसके बाद आपके साथ आपके पिता या फिर आपके घर वाले शादी तो ज़रूर ही कराएंगे। आप इससे पहले ये काम ना करिए। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।